हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि हम केमिस्ट्री यहाँ पर देख रहे हैं तो केमिस्ट्री के चैप्टर में आपका फर्स्ट चैप्टर जो है साइंस का, वही आपका केमिस्ट्री का भी फर्स्ट चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। ओके, तो हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं, आपके आसपास आपकी नोटबुक, पेन, पेंसिल, आपकी बुक हो गई, इसके अलावा आपका बैग हो गया स्कूल का, या फिर चेयर, टेबल, आपके आगे स्क्रीन लगी है, जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब पदार्थ की कैटेगरी में आती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें द्रव्यमान है, इनमें आयतन है, तो इसलिए ये क्या है, आपकी पदार्थ है सारे। ठीक है, इनकी अवस्थाएं बदलती हैं। अवस्थाओं की बात हमने की थी कि अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं हैं। 3 मुख्य अवस्थाओं के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था, जो जो क्या थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस अवस्था की बात हमने की थी। ओके, ठोस अवस्था, आकार आयतन आपका निश्चित है, इसके अलावा वहां पर अंतर कणीय स्थान जिसे आप बोलते हैं, या अंतर आणविक स्थान, वो बहुत कम है ठोसों में, जबकि अंतर अणुक आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, प्रबल प्रकार। ठीक है, यानी जो कण है वो आपस में मजबूती से जुड़े हुए। किसके कण? इस पेन के कण। ये ठोस है, इसमें कण होंगे छोटे छोटे, ये कण एक दूसरे को मजबूती से बांधे हुए हैं, जिसकी वजह से इसमें क्या है, दृढ़ता है। ओके, लिक्विड की बात की थी। आकार आयतन में आपने क्या अंतर देखा कि आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है, जिस भी बर्तन में डाले जाएगा उसका आकार ले लेगा, लेकिन आयतन यहाँ पर क्या होता है, निश्चित होता है। किसी भी जगह इसको रख लो, किसी भी वेसल में रख लो, ये उसका सेम ही आयतन कवर करता है। ओके, गैसों की बात करेंगे तो गैसों में आपका आकार आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। ओके, हमने इन तीनों के गुणों के आधार पर तीनों में प्रॉपर्टीज में डिफरेंस देखा था कि किस प्रकार से प्रॉपर्टी बदल रही है, गुण बदल रहा है। ठीक है, तो उनमें अंतर समझा था। इसके अलावा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की भौतिक प्रकृति की बात की थी कि भौतिक प्रकृति क्या होगी। तो भौतिक प्रकृति क्या है? अगर ये पेन है, ये पदार्थ है, तो इसके भौतिक गुण क्या है? अगर ये पेन है, ये पदार्थ है, तो इसके भौतिक गुण क्या है? आप कह रहे हैं मैम ये दिखने में हमें व्हाइट दिख रहा है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी अवस्था की बात करेंगे तो ये ठोस अवस्था में आपको दिख रहा है। और क्या होगा इसमें, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? पहले ये पिघलेगा, फिर ये बॉईल होगा, फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट नोट करेंगे। इस प्रकार से आप इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इसमें स्मेल किस प्रकार की है वो आप पता कर सकते हैं। तो ये सब किस में आएंगे, आपके भौतिक गुणों में आएंगे। ओके, तो फिजिकल नेचर की बात की थी, पदार्थ के कणों के लक्षणों की बात की थी। पदार्थ जो आपका है, कोई भी पदार्थ, ये पेन है, मैंने कहा ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, उन कणों के क्या विशिष्ट लक्षण हैं उनकी बात कर रहे थे। तो ये कण जो हैं, ये आपस में जब जुड़े हुए हैं तो इनके बीच में कुछ ना कुछ स्थान वहां पर पाया जा रहा है, तो अंतराणविक स्थान है पहला गुण। दूसरा आपने क्या बोला, जो कण है वो लगातार गति की अवस्था में, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। आप कहेंगे मैम मैम हमें इसमें कोई तो कण चलते हुए नहीं दिख रहे पेन में, लेकिन वो कंटिन्यू जो है मोशन में है, और वो मोशन जो है वो बहुत कम है, वो अवस्था बदलने पर बदलेगा, यानी द्रव में उनकी जो कणों की गति होगी वो थोड़ा ज्यादा होगी, और गैसों में वो कण की गति और ज्यादा होगी या सबसे अधिक होगी। क्लियर? इसके अलावा थर्ड आपने प्रॉपर्टी की बात की थी, लक्षण की बात की थी, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी आकर्षित करते हैं। जो कण है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उनके बीच में आकर्षण का बल पाया जाता है, और ये भी बदलता रहता है किसके आधार पर, उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर। जब आपने ठोस अवस्था की बात की तो ठोस अवस्था में वो आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, तभी आप क्या कह रहे हैं कि स्थान कम है और आकर्षण बल कम है, इसीलिए मैं इसमें हाथ आर पार नहीं कर पा रहा हूं। इन कणों के मध्य में इतना स्थान है ही नहीं कि मेरा आर पार इससे हाथ चला जाए, या आकर्षण बल बहुत प्रबल है, तो मैं जब हाथ इस पर टच कर रही हूँ तो उतना फोर्स नहीं लगा रही हूँ कि मेरा हाथ आर पार जाए। मेरा हाथ आर पार इससे कब होगा बच्चे, जब मैं उतना फोर्स लगाऊं। कितना फोर्स? जितने कि इसके कण आपस में आकर्षण बलों से जुड़े हुए हैं। सपोज 5 न्यूटन का वो बल है, फोर्स है आपका, मैं अगर 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूंगी तब जाके मेरा हाथ इससे आर पार हो पाएगा। तो आपने देखा होगा किसी चीज को जब हम काटते हैं ना, तो काटने में जो जितना दृढ़ता जिसमें होगी, जिसमें जितना ज्यादा प्रबल आकर्षण बल होगा, वो उतनी इजीली कटता नहीं। उसको काटने में आपको उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, या फिर आपको उतना शार्प, शार्प यानी कि पतला,
पतले से क्या समझ रहे हो, क्योंकि स्थान बहुत कम है तो उतनी शार्प चीज आपको काटने के लिए चाहिए होती है, समझ रहे हैं। इसी प्रकार हवा भी आपका पदार्थ बोल रहे हो, तो हवा में आर पार हाथ कैसे घुमा रहे हैं, क्योंकि जो गैस के कण है वो बहुत दूर दूर है और आकर्षण बल भी बहुत दुर्बल प्रकृति का है, तो आप इजीली हैंड को मूव कर पा रहे हो। क्लियर है, ये भी हमने समझ लिया था। डिफ्यूजन की बात की थी आपने कि मैम हमने पानी का ग्लास लिया, उसमें हमने इंक डाला, तो हम क्या देखते हैं, धीरे धीरे इंक जो है वो पानी में क्या होने लगती है, फैलने लगती है। तो स्याही पानी में पूरी तरीके से फैल गई। इस प्रकार से अलग अलग स्टेजेस में आपने उसको देखा। आपने क्या कहा, मैम इंक एक पदार्थ है, स्याही आपका एक पदार्थ है, पानी भी आपका एक पदार्थ है, दोनों एक दूसरे में फैल रहे हैं, यानी मिक्स हो रहे हैं, मिश्रित हो रहे हैं, इसी को विसरण कहा जाता है। और जैसे जैसे तापमान बढ़ता है विसरण की दर भी बढ़ती है, यानी कि जितना ज्यादा आप इसको गर्म करेंगे, आपने पानी को गर्म कर दिया तो ये इंक जल्दी से फैल जाएगी, समझ रहे हैं। तो विसरण क्या है, जब दो पदार्थ एक दूसरे में, जब कोई भी पदार्थ आपस में मिश्रित होते हैं या इंटरमिक्स आप कहते हैं होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, विसरण कहा जाता है। और विसरण, रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करते हैं, विसरण की दर तापमान बढ़ने से बढ़ती, ठीक है, क्लियर। और आपने साथ में क्या बोला, पानी के कणों में के बीच में चूंकि स्थान है, हमने क्या बोला था कि चीनी, आपने बहुत सिंपल सा एग्जांपल घर में आप कर सकते हैं प्रैक्टिकल, आपने पानी का ग्लास लेना है, उसमें आपने चीनी डाल देनी, पानी को स्थिर रखेंगे ग्लास में, वहां पे मार्क कर लेंगे कि कहाँ तक आपके पानी का लेवल है। सपोज आपने ये ग्लास लिया है पानी का, यहाँ तक आपने कहा इसमें पानी है, यहाँ तक आपका पानी है, ठीक है। आपने इसमें शुगर ऐड की यानी चीनी डाली, और चीनी डालने के बाद भी आप क्या कहते हैं कि लेवल राइज नहीं किया आपका, यानी बढ़ा नहीं, ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। चीनी तो आपने ऐड करी थी ना, तो इससे आप क्या समझते हैं कि पानी के कणों के बीच में स्थान था, ये पानी के कण है सपोज, इनके बीच में आपको जगह दिख रही है, और जब आपने इसमें चीनी ऐड की, शुगर ऐड किया आपने, तो वो चीनी के भी कण थे अपने, वो कहाँ जाकर, यहां जाकर के बैठ गए, समझ रहे हैं। इसी प्रकार किसमें होता है, इसी प्रकार डिफ्यूजन में भी हो रहा है कि पानी के कणों के बीच में, पानी के कण थे, ये आपके पानी के कण हैं, इनके बीच में स्थान है, उन स्थानों में आपका कौन चला गया है, इंक चली गई है, ठीक है, वो उसमें विसरित हो गई है। तो विसरण का सिंपल मीनिंग है फैलना, फैलते हुए दिख रही है आपको इंक, क्लियर। तो इस प्रकार से हमने डिफ्यूजन को समझा था। इसके अलावा हमने पदार्थ की अवस्था बदलते हुए देखा था। हमने क्या पढ़ा था, ठोस अवस्था से द्रव, द्रव से गैस में आपका पदार्थ जा रहा है, तापमान बढ़ने से, घटने से वापिस आ रहा है। ऐसी दाब का हमने प्रभाव देखा कि दाब बढ़ा रहे हैं तो पदार्थ की अवस्था कैसे, गैस से द्रव, द्रव से ठोस जा रही है, और अगर पदार्थ से आप जो आपका दाब है यानी कि प्रेशर है उसको रिलीज करेंगे तो वो फिर ठोस से द्रव, द्रव से गैस की तरफ को जा रही है। ओके, जैसे आपने बर्फ का एग्जांपल लिया था कि मैम हमने बर्फ को गर्म किया, तो हम गर्म करने से बर्फ को गर्म क्या करेंगे, आप फ्रीजर से बर्फ को निकाल लीजिए, धीरे धीरे आप क्या देखते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ रहा है बाहर का, फ्रीजर में तो बहुत कम है टेम्परेचर, तो वहां पर पानी जमा हुआ, जब आपने वो बर्फ बाहर निकाली, तापमान बढ़ा, तो बर्फ ने धीरे धीरे पिघलना शुरू, तो अवस्था परिवर्तन, क्लियर। उसके बाद आपने क्या कहा कि जब द्रव अवस्था में पानी को फिर से हमने गर्म किया, सपोज हमने गैस पे रख दिया, तो हम क्या देखते हैं, एक तापमान के बाद पानी उबलने लगता है और फिर पानी जो भाप में परिवर्तन होने लग गया, तो फिर से अवस्था परिवर्तन आपको देखने को मिला, ठीक है। तो इस प्रकार से तापमान बढ़ने से आपकी अवस्था परिवर्तित हो रही थी। ऐसे ही तापमान कम करने से भी होता है, पानी है नॉर्मल टेम्परेचर पे आपको द्रव अवस्था में दिख रहा है, आपने उसको फ्रीजर पे रख दिया जहां पर कि तापमान बहुत कम है, तो आप क्या देखते हैं, वो पानी आपका जम जाता है, यानी ठोस अवस्था में आ गया है वापस, द्रव से ठोस। तो आपने क्या किया, आपने तापमान कम किया, तो तापमान बढ़ाने से और तापमान कम करने से क्या हो रहा है, आपकी अवस्था परिवर्तित हो रही है, क्लियर है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत अच्छे से समझा था बच्चों, मेल्ट मतलब पिघलना, पिघलेगा कौन, जो ठोस होगा, ठोस होगा वह द्रव में पिघलेगा। तो जब कोई ठोस किसी निश्चित तापमान पर द्रव अवस्था में बदलता है, तो उस तापमान को, पॉइंट मतलब है तापमान, ठीक है, उस तापमान को मेल्टिंग पॉइंट यानी गलन का अंक, गलनांक यानी गलन का अंक, जिस तापमान पर कोई ठोस आपका पिघल रहा है, क्लियर। इसके अलावा फ्यूजन की बात की थी हमने, फ्यूजन क्या है, जब हल्के परमाणु आपस में टकराएंगे और एक भारी परमाणु या भारी नाभिक बनाएंगे, तो वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी यानी ऊष्मा या ऊर्जा आपकी रिलीज होगी, इसको फ्यूजन कहा जाता है। जैसे कि हमने सूर्य का इसमें उदाहरण देखा था, संलयन इसको कहा जाता है, ओके। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट की बात की थी। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है,
जैसे आपने बर्फ को देखा कि वो पिघल करके क्या हो रही है, पानी में परिवर्तित हो रही है, वैसे ही आपने क्या करना है, पानी ले लेना है, उसको उबालना है। उबालने के बाद जब वो भाप में परिवर्तित होगा, तो जब उसने भाप में परिवर्तित होना शुरू किया तो द्रव क्या है, पानी। ठीक है, गैसीय स्टेट में क्या जा रहा है, आपका भाप जा रहा है। तो आप बोलेंगे द्रव अवस्था से जब गैसीय अवस्था में कोई पदार्थ जाता है या परिवर्तन होता है, उस समय पे जो निश्चित तापक्रम है, पॉइंट यहाँ पर भी है यानी कि तापमान, तो वो जो निश्चित तापमान है वो आपका क्वथनांक होगा यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्लियर। इसके अलावा बात की थी हमने क्वथनांक की। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, मैंने आपको बोला आप क्या देखते हैं, आपने बर्फ ले ली, ठीक है, बर्फ ले ली आपने, आपने उसमें थर्मोमीटर लगा दिया और उसके बाद आपने क्या किया, उसको गर्म करना स्टार्ट। ओके, सपोज आपके बर्फ का जो तापमान था वो -6 डिग्री सेल्सियस था। चलिए एक बीकर ले लीजिए, इसमें आपने बर्फ डाल दी, ये आइस क्यूब्स हैं आपकी, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको फ्लेम देना स्टार्ट किया, हीट दे रहे हैं आप, ऊष्मा, ठीक है, बर्नर के ऊपर रख दिया आपने। क्लियर, ऊष्मा दे रहे हैं इसको। मैं कह रही हूँ इस बर्फ का तापमान सपोज -8 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, माइनस में टेम्परेचर है 8 डिग्री सेल्सियस। आपने इसमें एक थर्मोमीटर भी लगा देना है, ये सपोज थर्मोमीटर है आपका। क्लियर। धीरे धीरे जब आप इसको हीट दे रहे हो, ऊष्मा दे रहे हो, तो क्या हो रहा है, इसका तापमान बढ़ रहा है। माइनस में तापमान के बढ़ने का मतलब क्या है, नंबर्स का कम होना, वैल्यू का कम होना यानी, ठीक है। जब तापमान बढ़ेगा तो -8 के बाद क्या आएगा, -7 आएगा। -7 जो होता है वो ज्यादा गर्म होगा एज कंपेयर टू -8। अगर -8 और -10 का कंपैरिजन करोगे तो -10 डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत ज्यादा ठंडा, 8 डिग्री उससे कम ठंडा, समझ रहे हैं। इसी प्रकार से -8 से फिर -7, फिर आपने और हीट दी, -6, -5, जैसे जैसे आप ऊष्मा देते जा रहे हो। सपोज आप समझ लो कि गैस के ऊपर आपने पतीले में बर्फ डाला है, ठीक है, उसको इमेजिन करो। तो 5 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, ये गर्म हो रहा है धीरे धीरे, समझ रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है धीरे। ओके, ये तापमान बढ़ रहा है 1 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। इस 0 डिग्री सेल्सियस पर आप क्या देखते हैं, ये जो बर्फ थी इसने धीरे धीरे पिघलना शुरू कर दिया, मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया, यानी कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आना शुरू कर दिया है, ठीक है। लेकिन यहां पर आपका हो क्या रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस में -8 से -1 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो रहा था, जितनी भी ऊष्मा आप दे रहे थे, ऊष्मा यानी आग जला रखी है आपने, या फिर गैस जला रखा है, या फिर स्पिरिट लैम्प जला रखी है, बर्नर जला रखा है आपने, तो ऊष्मा आपकी जितनी भी आप दे रहे हो वो सारा क्या हो रहा था, वो सारा तापमान बढ़ने में जा रहा था। आपने देखा ना, हमने ऊष्मा दी और ऊष्मा देने से तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऊष्मा कहाँ जा रही थी आपकी, ताप बढ़ाने में, ताप में वृद्धि करने में, ऊष्मा ताप में वृद्धि कर रही थी, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस के बाद भी आप लगातार तापमान दे रहे हैं, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो तापमान है वो रुक जाता है, ठीक है। आप हीट दिए जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, लेकिन जितना भी तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा, स्थिर रहा। लेकिन आप दूसरा परिवर्तन क्या देख रहे हैं कि बर्फ ने कंटिन्यूअसली पिघलना स्टार्ट किए हुए है, यानी कि बर्फ पिघले ही जा रही है लगातार, और ये 0 डिग्री सेल्सियस तब तक रहेगा जब तक आपकी बर्फ पिघल नहीं जाए, समझ रहे हैं। तो यानी यहां पर वो ऊष्मा कहाँ गई, जो ऊष्मा पहले -8 से -1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ा रही थी, टेम्परेचर इंक्रीज कर रही थी, थर्मामीटर में लगातार जो पारा था वो चढ़े जा रहा था, वो अब कहाँ है, जब 0 डिग्री सेल्सियस में भी तो हमने गैस बंद नहीं की है बच्चे, गैस तो जल रही है लगातार, या आपका स्पिरिट लैम्प लगातार हीट दे रहा है। तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो ऊष्मा है वो अवस्था परिवर्तन में जा रही है। अवस्था परिवर्तन क्या है, अवस्था परिवर्तन है कि बर्फ को पिघलाने में काम आ रही है, यानी ठोस से द्रव में उसको बदल रही है। तो जितनी ऊष्मा आप
ठोस से द्रव को परिवर्तित करने में यहाँ पर यूज करेंगे, उसी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाएगा आपका, यानी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा, यानी कि आप इसको स्टैंडर्ड डेफिनेशन में क्या कहेंगे, it is the amount of heat energy that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point. तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मैंने आपको बोला जहां पर आपकी बर्फ ने पिघलना शुरू किया, कहां पिघलना शुरू किया, इस 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका ठोस यानी आपकी जो बर्फ थी वो पानी में बदलना शुरू हुई। इस मेल्टिंग पॉइंट पर आपने बर्फ कितना लिया, 1 केजी लिया, ठीक है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 केजी जो आपने 1 किलोग्राम बर्फ को ठोस से यानी बर्फ से पानी में बदलने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पर यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर आपने हीट कितनी दी, आपने कितनी लकड़ियां जला ली, कितना आपने गैस यूज कर लिया, तो ऊष्मा आपने जितनी दी है वही आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, यानी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा। क्लियर है, यानी ये ऊष्मा की मात्रा है जो 1 किलोग्राम बर्फ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में उसके मेल्टिंग पॉइंट पर परिवर्तित करती है। क्लियर, तो ये आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। इसको जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन क्या है, आपने कहा मैम हमने बर्फ तो पिघला ली, वो पानी बन गया है, पर मैं गैस बंद नहीं कर रहा हूं, मेरी गैस लगातार जलती रहेगी, अब क्या होगा, अब आपका पानी धीरे धीरे गर्म होना शुरू करेगा। जो अभी तक 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर था आपका था, आपने क्या कहा मैम जितनी भी ऊष्मा थी वो सारी हमारी ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए चली गई है। 0 डिग्री सेल्सियस में जब सारी बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर जब सारी बर्फ पिघल गई है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद आप लगातार उसको फिर से हीट दिए जा रहे हो अपने सिस्टम में, इसमें हीट दिए जा रहे हैं आप पानी को, तो फिर क्या होता है, फिर आपका धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा। आपने कहा ये 20 डिग्री सेल्सियस हुआ, ये 30 डिग्री सेल्सियस हुआ, ये 40 डिग्री सेल्सियस हुआ, गर्म हो रहा है ना पानी, बॉईल होना स्टार्ट करेगा। 50 डिग्री, 60, 70, इसके बाद आपका 80 डिग्री सेल्सियस होगा, एंड देन 100 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान होता है। और इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका जो पानी था, पानी बन गया था बर्फ पिघल करके, ये जो पानी है आप इसको क्या दे रहे हो, ऊष्मा दे रहे हैं, ये क्या होगा, ये भाप में परिवर्तित होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको क्या बोला था कि मेल्टिंग पॉइंट जब आ रहा है तो आपका तापमान स्थिर हो रहा है, कहां पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका तापमान रुक गया था तब तक जब तक कि पूरा बर्फ आपका पानी नहीं बना। सेम वही यहां पर होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी आप ऊष्मा दिए जा रहे हैं लेकिन आपका तापमान रुक गया है, और वो क्या हो रहा है, जितना ऊष्मा आप दे रहे हो वो तापमान बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि सारा जो आपकी ऊष्मा है वो कहाँ जा रही है, ऊष्मा यहाँ पर फिर से अवस्था परिवर्तन में यूज हो रही है। और बच्चे यहाँ पर कौन सी अवस्था परिवर्तित हो रही है बताओ, पानी आपकी कौन सी अवस्था है बताइए, द्रव अवस्था है, आयतन निश्चित है, आकार अनिश्चित है, साथ ही फ्लूडिटी का गुण है, बहते हैं द्रव, पानी कैसे बहता है ऊपर से नीचे की ओर नॉर्मल कंडीशंस पर। हाँ आप बोलोगे मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया तो मैं तो ऊपर से नीचे भी पानी को फेंक दिया, या बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई किया, तो ये नॉर्मल कंडीशन में आपका जो द्रव होता है वो ऊपर से नीचे की ओर ही बहता है। ओके, तो इस प्रकार से द्रव से आपने, भाप क्या है आपकी, गैसीय अवस्था है, कैसे है गैसीय अवस्था बताइए, आकार आयतन दोनों अनिश्चित है, वो तो निश्चित नहीं है, साथ ही फ्लूडिटी का गुण है, बहने का गुण गैसों में कैसे है, किसी भी डायरेक्शन में बह रही है। आपने बर्तन में रखा था पानी, जब उसका भाप बना तो वो ऊपर की ओर उठा, उसका ऐसे कोई एक डायरेक्शन नहीं है कि मुझे ऊपर से नीचे ही बहना है, नीचे से ऊपर बहना है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसा कुछ नहीं, वो किसी भी डायरेक्शन में बह रही।
तो इस तरीके से ऊष्मा जो है वो अवस्था परिवर्तन में जा रही है, और किस तापमान पर, इस 100 डिग्री सेल्सियस पर। और कितना पानी लिया था, फिर से आपने 1 kg ऑफ वाटर लिया था। क्यों? क्योंकि आपने 1 kg बर्फ लिया था, वो 1 kg फिर आपने वेपराइजेशन के लिए भी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में भी आपने 1 kg ऑफ वाटर लिया है। तो आप क्या कहेंगे, मैम 1 किलोग्राम पानी को हम उसके क्वथनांक पर, किस पर, जो उसका क्वथनांक है, ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, क्वथनांक है, जब द्रव से आपका गैस में वो परिवर्तित हो रही है, समझ गए। तो 1 किलोग्राम पानी को उसके क्वथनांक में द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की रिक्वायरमेंट होगी, जितनी ऊष्मा चाहिए, वही उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, यानी कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, और इससे पहले जो हमने पदार्थ की गुप्त ऊष्मा पढ़ा था, उसको आप गलन की गुप्त ऊष्मा भी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि गल रहा है वहां पर, पदार्थ आपका ठोस से द्रव में परिवर्तित हो रहा है। तो पहले गलन की गुप्त ऊष्मा इसको लिख लेंगे साथ साथ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण सबको पता है, वाष्पन क्या होता है, वाष्पीकरण आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, जो पानी आपका भाप में बदल रहा है, तो वाष्पीकरण। क्लियर। चलिए, तो डेफिनेशन की बात करेंगे। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा की बात करें, ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चे, सिर्फ पानी और बर्फ की बात नहीं करनी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हर एक द्रव के लिए होगा और अलग अलग होगा। सेम वही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात कर रहे हैं, या गलन की गुप्त ऊष्मा की बात कर रहे हैं। बर्फ और पानी हमने उदाहरण के लिए लिए हैं, लेकिन वहां पर प्रत्येक ठोस और प्रत्येक लिक्विड में, आप द्रव में आप ये सब देखने को आपको मिलेगा, और उनके लिए अलग अलग वैल्यूज आए। क्लियर। इसके बाद आप क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है, यह है ऊष्मीय ऊर्जा की वह मात्रा है जो क्वथनांक पर वायुमंडलीय दबाव पर 1 किलो तरल यानी द्रव को गैस में बदलने के लिए आवश्यक है। तो वायुमंडलीय दाब भी आपको याद रखना है, कितना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, चलिए चलिए जल्दी से नोट करेंगे, समझ आ गया होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन क्या है। तो आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि मैम जो पदार्थ होती है उसकी अवस्था है, उसका तापमान पे प्रभाव है, आपका दाब का उस पर प्रभाव है, और इस प्रकार से हमारी 3 अवस्थाएं हैं। तो ये 3 अवस्थाएं बदलती किस प्रकार है, कि अगर मेरे पास ये पेन है, ये ठोस अवस्था में है, और मैं इसका तापमान बढ़ाऊंगी, धीरे धीरे मैंने इसको बर्नर पे रख दिया, गैस के ऊपर रख दिया, धीरे धीरे ये ज्वाला के संपर्क में आ रही है, और धीरे धीरे इसका तापमान तापमान बढ़ेगा, तो एक तापमान ऐसा आएगा कि ये पिघलना शुरू कर देगा, गलना शुरू कर देगा। तो ये पिघलने लग गया, मेल्ट होने लग गया, यानी ठोस से द्रव अवस्था में चला। कब? जब हमने तापमान बढ़ाया। ठीक है, तापमान बढ़ाने से कोई पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में जा रहा है। फिर आपने क्या देखा, जब ये पूरा लिक्विफाई हो गया, यानी कि ये पूरा द्रव में परिवर्तित हो गया, आप अभी भी कंटिन्यूअसली से हीट दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, तो एक समय आएगा कि इसकी वेपर्स बनने लगेंगी। यानी कि एक तापमान पर जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दोगे, तो ये जैसे पानी भाप में परिवर्तित होता है, तो इसकी भी वेपर्स बनने लगेंगी, वाष्प में ये परिवर्तित होने लगेगा। तो इस प्रकार से ठोस में से पहले द्रव में गए, द्रव से पहले गैस में। ओके, लेकिन जब अगर हम कहें कि हमने किसी वस्तु को तापमान दिया, तापमान उसका बढ़ाया, जो ठोस अवस्था में थी, और वो ठोस से सीधा आपका गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यानी उसने स्किप कर दिया किसको, द्रव अवस्था। वो द्रव अवस्था में गया ही नहीं, वो ठोस से अगर सीधे गैसीय अवस्था में चला गया है, इसको आप क्या कहते हैं, सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्लियर। आपने क्या किया, आपने कपूर ली, नेफ्थलीन बहुत सबने देखी है, कपूर ली, उसको आपने कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया, कहीं पर रख दिया, तो आप क्या देखते हैं कि वो तापमान बढ़ने से क्या होता है, वो कपूर गायब हो जाती है। तो वो गायब नहीं होती, वो क्या होता है, वो सीधे ठोस से किस में बदल गई, आपकी गैसीय अवस्था में बदल गई, एंड विदाउट लीविंग एनी लिक्विड। ओके, उसने कोई द्रव अवस्था में परिवर्तन नहीं किया, या किसी प्रकार का द्रव अवक्षेप वहां पर नहीं छोड़ा। क्लियर। तो ठोस से गैसीय अवस्था में जब भी परिवर्तन होगा आपका, डायरेक्ट
द्रव अवस्था में जाए बिना या द्रव अवस्था में न जाकर के बल्कि सीधे गैसीय अवस्था में जब आपको कोई पदार्थ जाएगा तो उसको सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन कहा जाएगा। तो ये क्या है? द ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम इट्स सॉलिड फेज टू गैसियस फेज। क्या कहा गया? ट्रांजिशन हो रहा है, चेंज आप कह सकते हो, कहां से? सॉलिड से कौन से फेज में? गैसियस फेज में, यानी ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैसीय अवस्था में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड फेज। ओके, और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन, यानी कि ठोस से सीधा गैस में जा रहा है, गैस से सीधा ठोस में आ रहा है, द्रव अवस्था में आपका परिवर्तन नहीं हो रहा है पदार्थ, तो इसको आप सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन कहेंगे। तो एक भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है। क्लियर? तो मैं समझती हूँ आपको अब समझ आ गया होगा सब्लिमेशन क्या है। बहुत इजी है, ठोस से सीधा गैस में जा रहा है पदार्थ तो सब्लिमेशन है यानी कि ऊर्ध्वपातन। क्लियर? चलिए जल्दी से नोट करेंगे। माइक तभी लेना है जब प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी आपको क्या करना है, मैंने आपको नोट करने के लिए कहा है तो नोट करना है सभी को, एक ही बच्चे को नहीं बोला जाता या एक ही स्कूल को नहीं बोला जा रहा है, सभी को नोट करने के लिए कहा जा रहा है। तो नोट करना है आपको, ऐसे पढ़ेंगे तो फिर भूल जाते हैं ना, आपको नोट्स बनाने प्रॉपर ताकि आप दोबारा रिवाइज कर सको इसको। चलिए, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर, ये हमने देख लिया था, पदार्थ पर दाब का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। तो आपने कहा बहुत सारी गैस थी, उसको हमने प्रेशराइज किया तो वो द्रव में परिवर्तित। ठीक है, यानी आप कर क्या रहे हो? आपने कहा बच्चे कि मैम ठोस अवस्था में जो कण थे वो बहुत पास पास थे, द्रव अवस्था में यही कण थोड़े दूर चले गए। ठीक है, गैसीय अवस्था में ये कण और दूर चले गए। कणों के साइज में नहीं जाएंगे, सभी कण लगभग समान ही होते हैं साइज में। ठीक है, तो यहां पर ये ठोस अवस्था है, ये द्रव अवस्था है, ये गैसीय अवस्था है। ठीक है, तो इस प्रकार से ठोस अवस्था में कण पास पास है, ये थोड़ा दूर है, गैसीय अवस्था में और दूर दूर है कण, यानी अंतर आणविक स्थान बदल रहा है तीनों अवस्थाओं में। फिर आपने क्या कहा कि मैम अगर प्रेशराइज करेंगे, गैस को प्रेशराइज करोगे, प्रेशर का मतलब क्या होता है? दबाव बढ़ाना। आपने गैस को दबा दिया, दबा करके क्या होगा? दाब बढ़ाने से वो पास पास आ जाएंगे। जब वो कण पास पास आ जाएंगे तो उनमें द्रवों के समान संरचना आ जाएगी। क्लियर है? तो यानी दबाव बढ़ाने से जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने से हम क्या देखते हैं कि गैस से द्रव अवस्था में आपका कोई भी पदार्थ बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप दाब में लिख लेंगे, दाब में कमी तथा वृद्धि या कमी। ठीक है, दोनों है, ऊष्मा भी है और दाब भी है, एक साथ है आपका। क्लियर? इस प्रकार से, साथ ही आपने बोला अब हमारे पास द्रव है, इसको भी हम प्रेशराइज करेंगे तो फिर क्या होगा? आपने इसका दाब बढ़ाया, आपने यानी कि फिर से और कणों को पास पास ले, तो जब आप उसके कणों को और पास ले आए हैं तो आपने क्या देखा? ठोस के समान कणों की संरचना हो गई है, तो आप कहेंगे कि अब वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गया। यानी दाब बढ़ाने से जो आपका गैस है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रही है, द्रव आपकी ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, सेम आपका इसका उल्टा चलेगा। कभी जब आप कहते हैं कि मैंने प्रेशर जो था लगाया हुआ वो फिर से रिलीज कर दिया, यानी दाब कम कर दिया, जब आपने, तो दाब कम करने से उन्होंने ये वाली स्थिति पकड़ ली, कण दूर दूर चले गए, तो ठोस से द्रव अवस्था में, ठोस से आपका द्रव अवस्था में परिवर्तन हो गया। क्लियर? सेम जब द्रव से फिर आपने प्रेशर को और रिलीज किया तो वो यहां से फिर से गैसीय अवस्था में आ गया, तो द्रव से गैसीय अवस्था में आ गया जब दाब में आपने कमी की। कब देखते हैं आप? आपने कहा है कि मैंने परफ्यूम की बोतल में क्या देखा? लिक्विड देखा, वो द्रव था एक, जब मैंने वहां से प्रेशर रिलीज किया तो वो बाहर गैस बन के निकली। तो रिलीज करने का मतलब क्या है? आपने दाब को हटाया वहां पर से, जब आपने दाब को हटाया तो वो द्रव से वापस गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो। क्लियर? आपका किचन सिलेंडर होता है, उसका रेगुलेटर ऑन करते हैं तो द्रव से सीधा आपका गैसीय अवस्था में गैस बाहर निकलती है, सिलेंडर हिलाएंगे तो द्रव जैसा प्रतीत होता है कि लिक्विड है, तो आपका जो गैस है उसको हाई प्रेशर पे वहां पर रखा गया है जिसकी वजह से वो द्रव जैसा लग रहा है। समझ, मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
जितना भी आज के सेशन में हमने पढ़ा, आने वाले सेशन में हम कुछ और नए टॉपिक्स के साथ आएंगे। तब तक जो भी आपके डाउट्स होंगे, क्वेश्चन होंगे, वो आप आने वाले सेशन में पूछ लेंगे। और आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए